हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। सभी एग्ज़ाम जो है आपका अगले महीना से बीपीएससी का भी पेपर होने वाला है। जो सचिवालय का कैंसिल पेपर था उसके बाद वो भी होने वाला है। तो इस तरीके से आपका पेपर और एमटीएस का भी वैकेंसी भी आ गई है, दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है। तो आने वाले समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अपनी तैयारियों में लगे रहिए। कल हम लोग जो भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे पार्ट 1 को, उसके बाद हम लोग आगे की ओर रुख करते हैं और हम लोग आगे इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद संवैधानिक विकास में हमें कौन सा एक्ट और पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास का भाग 2। दोस्तों, आपको एक बात बताए थे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें 2 बातें कही गई थी। ऐसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन आपको बताए थे कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था और ये भी बताए थे कि एक अभिलेख न्यायालय था। ठीक है। तो दोस्तों, जो ये सुप्रीम कोर्ट बना और उधर गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो इन दोनों में टकराहट शुरू हो गई। जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो वो भी न्याय देने का काम करने लगा और जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो भी न्याय देने का काम करने लगी। तो वैसी स्थिति में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होने लगा, टकराहट देखने को मिलने लगा। तो वैसी स्थिति में इस टकराहट को दूर कैसे किया जाए, इस पर वहाँ की सरकार ने एक एक्ट लाया। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग को पढ़ना है। यानी कि 1701 अगर देखा जाए तो 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है। यानी कि इस एक्ट में ये बात कहा गया कि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो विवाद था, उसको इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। यानी कि दोनों को कार्य क्षेत्र को बांट दिया गया। यानी कि जो कार्यपालिका थी वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसमें एक ही बात आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि पूछे आपसे, परीक्षा में पूछता है कि किस एक्ट के तहत मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया, तो याद कर लीजिएगा, इस एक्ट के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। पूछता है कि किस एक्ट के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया, उनका अधिकार क्षेत्र को अलग अलग कर दिया, तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो बस इसमें एक ही बात परीक्षा के लिए आपका जरूरी है, ज़्यादा जानने का इसमें ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो पढ़ेंगे हम लोग, एक एक्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो, जितने भी संवैधानिक विकास में जो आपको एक्ट पढ़ने हैं, उसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाने का हम लोग पढ़ लेते हैं सब, ये विकास है तो, लेकिन इम्पोर्टेंट में आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद कर लेना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। 1784 में आया। फिर आपको क्या पढ़ना है? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले एक्ट्स में हैं ये आपको उसमें रख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है।
पहला बात आपको बताए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद बहुत सारे उसने क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बता रहे, ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में मतलब बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा बना लिया था। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये सोचा कि ये जो कंपनी है तो ये प्राइवेट कंपनी और ये क्षेत्र जीतते जा रहा है। तो वैसी स्थिति में जो वहाँ के ब्रिटेन की सरकार थी, उसने बोला कि जो कंपनी के द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है, यानी जिस पर कंपनी ने कब्जा किया है, वह अब कंपनी का क्षेत्र नहीं कहलाएगा, यानी कि वह ब्रिटिश शासन का क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि जो क्षेत्र कंपनी ने जीता है वो कंपनी का क्षेत्र नहीं होगा, वो किसका क्षेत्र होगा? ब्रिटिश क्षेत्र होगा। यानी कि उस पर ब्रिटिश सरकार अपना नाम उस पर कोशिश करेगा। देखिए आपको बता दें, इसमें पहला बात क्या लिखना है कि कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र का नाम अब ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहले कंपनी क्षेत्र कहलाता था, कंपनी भारतीय क्षेत्र कहलाता था, वह अब ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि पहला बार ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय क्षेत्रों पर अपना नाम, मतलब अपने नाम का उस पर मोहर लगा दिया। बोला कि नहीं, अब वो कंपनी के द्वारा अर्जित क्षेत्र नहीं होंगे, ब्रिटिश भारत क्षेत्र है वो, यानी कि ब्रिटिश सरकार के वो क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए और ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात कहा गया, आपको बताए थे कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो तो चल ही रहा था। इसमें क्या आया आपको एक बता दे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पूछे आपसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आप क्या मारोगे? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसमें आपका 24 सदस्य थे, उसी तरह बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। 6 सदस्य होंगे, ये ऐसा कहा गया पीट्स इंडिया एक्ट में। कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। और 6 सदस्यों में जो पहला सदस्य होगा वो राज्य सचिव होगा, ठीक है। और राज्य जो सचिव होगा वह इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है। एक क्या होगा? दूसरे नंबर पे आप कर सकते हो, एक दूसरे नंबर पे चांसलर होगा। और दो, एक हो गए, 2 हो गए, तो याद रख लेना। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि एक ऐसे करो, 1 2, और याद रखिएगा 4 जो होंगे वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे, जिसका चयन ब्रिटेन का सम्राट करेगा, ठीक है। 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसमें 6 सदस्य होंगे। 6 में से एक क्या होगा? राज्य सचिव जो अध्यक्ष होगा, उसके बाद एक चांसलर और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य जो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा चुने जाएंगे। तो टोटल इसमें हो गए कितने सदस्य? 6 सदस्य। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, तो इसको याद रखना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको हम आगे इसमें बता रहे हैं कि जो कंपनी है, यानी कि अब 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक हो गया यहाँ पर मान लो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और यहाँ पर आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो था कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है, ये जो है कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगा। व्यापारिक गतिविधि जो व्यापार में हो रहे हैं जो चीज़ें, उसको देखभाल करेगा। व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक
गतिविधियों को कौन कंट्रोल करेगा? बोर्ड ऑफ। राजनीतिक गतिविधि कहने का मतलब हुआ कि किसी राजा से मतलब उसके मतलब रियासत को अपने मिलाना है, या किसी से युद्ध करना है, या किसी से शांति करना है, इस पर जो डिसीजन लेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। और जो व्यापार के संदर्भ में जो भी डिसीजन लेना होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार को दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें आपको इस बातों को याद रख लेना है। ये सभी बातें परीक्षाओं में आपका पूछे जाते हैं। खासकर अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो आपका ये कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र का नाम अब ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहलाएगा, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगर ये आप जान लो, अगर पूछ दे कि किस एक्ट के तहत मतलब कंपनी के व्यापारिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया, तो आप मारोगे पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब चीज़ें जो है आप रट कर नहीं कर सकते। आप चीज़ों को अगर सिलसिलावार समझोगे तभी ये सब चीज़ें जो है आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम पे जाएगी, याद रखना, ठीक है। आगे जो हम लोग इसमें पढ़ना है, इसमें गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा बढ़ा दिया गया इसमें। और इसमें क्या कहा गया? ध्यान दीजिएगा कि जो आपको बताए थे कि 3 प्रेसिडेंसी थे, ये बंगाल था, ये मुंबई था और ये मद्रास था। तो ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये तीनों का हेड था, ठीक है। लेकिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए कुछ विधि बना सकते थे। तो अगर इस मान लो कि ये बम्बई प्रांत का और ये मद्रास प्रांत का कोई गवर्नर जो है, अगर लगता है कि अपने कामों को अच्छा से नहीं कर रहा है, तो अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि इन प्रांतों के गवर्नर को बर्खास्त भी कर सकता था। याद रखिएगा, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को बर्खास्त कर सकता था। याद रख लेना, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रांतों के गवर्नर को बर्खास्त भी कर सकता था। दोस्तों ये एक चीज़ आप समझ लो कि अगर लगता कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अगर लगता कि ये दोनों प्रांतों के गवर्नर अपने काम को सही नहीं कर रहे, तो उसको चूंकि वो हेड था तीनों का, तो इनको बर्खास्त कर सकता था। ये पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया, ठीक है। और एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताए थे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे। आपको लिखवाए थे मॉनसन, बोरवेल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। अब ये इसमें क्या कहा गया कि जो 4 गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य थे, उनको 4 से घटाकर उनकी संख्या कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। तो पूछे कि कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया? तो क्या मारिएगा भाई? पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको याद रख लेना है इस एक्ट के बारे में। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, 1786 का एक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अब देखो एक चीज आपको बता दें, घटनाक्रम को समझते हुए चलिएगा। 1786 का एक्ट एक भारत में एक बंगाल का एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नर जनरल आएगा, जो भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत आगमन होगा, लेकिन भारत आने से पहले उसने ब्रिटेन की सरकार के सामने 2 शर्त रख दिया। क्योंकि काफ़ी योग्य गवर्नर व्यक्ति था और वहाँ की सरकार चाहती थी कि वो भारत में जाकर गवर्नर जनरल बने और कंपनी का अच्छा से शासन प्रशासन संभाले। तो कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रख दिया। उसने ये शर्त रखा कि ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बनकर जाऊंगा भारत, लेकिन अपने शर्तों पर आया हो। एक बहुत बड़ी बात है, वो ऐसे ही उनके कहने पर
नहीं चला आया, अपने शर्तों पर आया। अपने शर्तों पर आने वाले गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी भी था। आगे जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसके बारे में तो जानेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने दो शर्त सामने रखी ब्रिटेन की सरकार के सामने कि ठीक है, मैं भारत जाऊंगा तो 2 अधिकार मुझे दोगे तभी मैं जाऊंगा। पहला उसने बोला कि हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के परिषद के जो निर्णय होते थे वो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, और उस बहुमत के आधार पर जो डिसीजन लिए जाते थे उसको गवर्नर जनरल जो था वो पलट नहीं सकता था। तो इसने बोला कि देखो, मैं जाऊंगा ज़रूर, लेकिन गवर्नर जनरल के परिषद के अगर जो निर्णय होगा वो अगर गलत होगा तो मैं उसको पलट सकता हूँ। तो ये एक बात उसने रखा, बोला कि ये वाला शक्ति मेरे को दे दो। और दूसरा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है भारत में, उसका मुझे प्रधान सेनापति बना दो। आज भी देखो, तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। तो उसी तरीके से उसने 2 शर्तें रखी और दोनों शर्तों को ब्रिटेन की सरकार ने माना और एक कानून बनाया 1786 का एक्ट। और दोनों जो उसकी बातें थी उसमें ब्रिटेन की सरकार ने उसे मान लिया और उसको भारत में गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया। तो 2 बातें याद रख लेना है। पहला बात याद रखना है आपको, पहला बात क्या याद रखोगे आप कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को पलट सकता था। ये बात याद रखना। और दूसरा, वो भारत में अंग्रेज और सेना का गवर्नर जनरल सेना का प्रधान होगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही बातें आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 1786 का एक्ट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, भारत अपने शर्तों पर आया। ठीक है, आगे जो हम लोग जानेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पॉइंट आपको इसमें याद रख लेना है। इसमें एक बात क्या याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बिजनेस के मतलब उसका जो व्यापारिक अधिकार को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 1813 तक उसको बोला गया कि तुम्हारा जो है 20 साल और उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। बस इसमें याद रखना है। EIC कहने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बस इसमें यही बात कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार के अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बस इसमें इतना ही कहा गया। चलिए, ये सबसे इजी था ये वाला, तो ऐसे ही आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे जो हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपको पता है कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया तो उसके अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कब तक? अब अगला जो चार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट। क्या नाम है? 1813 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट VVI, यानी कि इसका हर एक बातों को आपको समझना होगा और हर एक बातों को आपको
दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि यहाँ से दरोगा से लेकर बीपीएससी तक, इवन यूपीएससी तक भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, इस एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हो सकता है स्टेटमेंट में जो हम 4-5 आपको स्टेटमेंट बताएंगे, ये चारों पांचों स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है एक ही बार, ABCD करके बोल देगा कौन इसमें से नहीं है। तो याद रख लेना। एक चीज़ आपको बता दे, हुआ ये कि मान लीजिए कि अगर यूरोप में जाओगे तो इधर ब्रिटेन है और ब्रिटेन के जस्ट नीचे फ्रांस है, ब्रिटेन के जस्ट नीचे में क्या है, फ्रांस है। ये दोनों ही कंपनियां जो है भारत में कार्यरत थी। आपको पता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया था और उसके बाद फ्रांसीसी भी यहाँ पर एक्टिव था। तो ब्रिटेन और फ्रांस में हमेशा, मतलब यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस में हमेशा टक्कर चलता था। उसी समय फ्रांस में एक शक्ति का उभरना हो गया और एक महान शक्ति उभरा, एक महान व्यक्तित्व उभरा जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का एक महानतम शासकों में ऐसे एक था और इसने ब्रिटेन, चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गए थे, सबसे पहला औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुए थे तो बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट्स, उत्पादों का वहाँ पे मतलब भंडार लग गया, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। तो उसके लिए बाजार चाहिए ना। अब मान लो कि प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो बाजार चाहिए। तो फ्रांस ने बोला, एक फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिद्धांत लाया था, उसको कहते हैं महाद्वीप, महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है। और महाद्वीपीय सिद्धांत जो था, ये परीक्षा में कभी कभी प्रश्न आ गए हैं कि महाद्वीपीय सिद्धांत किसने लाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटेन की शक्ति को कम करने, कमजोर करने के लिए, इसका उत्पाद जो है नहीं बिके, इसलिए उसने महाद्वीपीय सिद्धांत लाया था और बोला था कि ब्रिटेन जो इधर, मान लीजिए यूरोप में ब्रिटेन है और इधर फ्रांस है, तो बोला कि ये जो यूरोप का एरिया है, ये भी सब यूरोप महाद्वीप में ही आते हैं। तो बोला कि यूरोप महाद्वीप में जो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट हैं यूरोप के इन क्षेत्रों में नहीं बिकेंगे। तो जो ब्रिटेन के व्यापारी वर्ग थे उनको लॉस होने लगा। उनको क्या होने लगा? लॉस होने लगा। तो उन्होंने ब्रिटेन के सरकार पर दबाव बनाया कि भैया हम इतना चीज़ पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्ट इतना उत्पादन कर रहे हैं, हमें बाजार नहीं दोगे तो हमारा चीज़ें कहाँ हम बेचेंगे। तो कंपनी ने एक्शन में आए। और एक चीज़ जान लीजिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट, आप स्टूडेंट हैं, आपको ये जानकारी होना चाहिए। नेपोलियन कहता था कि असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में है, यानी कि जो असंभव शब्द कुछ है ही नहीं। आपको बता दें, यूरोप में एक पर्वत है, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, इटली, मतलब इनमें फैला हुआ आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत पर ये जो अपनी सेना के साथ चढ़ गया, यानी कि जिस तरह इंडिया में हिमालय की स्थिति है उसी तरीके से यूरोप में आल्प्स पर्वत है। और उस आल्प्स पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं होते हैं और ये अपनी सेना के साथ उस पर्वत को उसने पार कर गया। तो ये व्यक्तित्व था नेपोलियन बोनापार्ट। कहता था दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आप स्टूडेंट हो, आपको जानकारी होना चाहिए कि कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, आप कंपटीशन निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से जब नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय सिद्धांत लाकर इस क्षेत्रों को क्या कर दिया, ब्रिटेन के सामानों को यहाँ से आने से रोक दिया, तो वैसी स्थिति में जो ब्रिटेन के जो व्यापारी को लॉस होने लगा, तो ब्रिटेन के व्यापारियों ने दबाव बनाया ब्रिटेन की सरकार पर कि हमें मार्ग दो, हमें बाजार दो, हम कहाँ अपनी प्रोडक्ट को ले जाएं बेचने के लिए। और हम यहाँ पर अब देखो आपके परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये आप समझ गए। अगर पूछे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब ब्रिटेन की सरकार पर ब्रिटेन के व्यापारियों ने दबाव डालना शुरू किया। तो 1813 का चार्टर एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी जो दरोगा का जो मेंस हुआ, जो लड़के अभी ट्रेनिंग में चले गए हैं, तो ये जो यहाँ पर जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, आपको बता रहे कि आपको बताया कि 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आपको बताए थे, तो हम बताने का प्रयास किए थे कि जो एलिजाबेथ प्रथम रही, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया था। बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से यही कंपनी
पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी और भारत के साथ व्यापार करेगी। यानी कि उनको व्यापारिक एकाधिकार था, कोई दूसरा कंपनी इन क्षेत्र में व्यापार करने के लिए नहीं जा सकती थी। भाई साहब, अब इसने दबाव बना दिया था चूंकि व्यापारियों ने कि अब हम कहाँ अपने माल को ले जाएं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 1813 के चार्टर एक्ट से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही व्यापारी नहीं व्यापार करेंगे, बल्कि अन्य कंपनी का भी व्यापारी यहां पर आकर व्यापार करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप एक बात याद कर लेना, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, हम पूरा डिटेल में लिख दे रहे हैं ताकि आप फंसो नहीं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये एकदम इसको घोर के पी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म कर दिया, लेकिन चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा लगाई हुई थी, और भारत में चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पैसा लगा हुआ था। तो बोला कि सर मेरा तो बहुत सारा पैसा लगा हुआ है चीन में और चाय के व्यापार में, तो अगर मेरा अधिकार ख़त्म कर दोगे, अन्य कंपनियां अगर यहाँ आकर व्यापार करने लगेगी चीन में और चाय में भी, तो हम तो लॉस हो जाएगा। तो बोला ठीक है, चलो तुम्हारा सारा व्यापारिक अधिकार को हम समाप्त कर दिए, लेकिन चीन के साथ और चाय में जो तुम्हारा पैसा लगा हुआ है उस पर तुम्हारा व्यापारिक अधिकार बना रहेगा। यानी कि उन क्षेत्रों में अन्य कंपनियां व्यापार नहीं करेंगी ना, चीन में कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय में भी सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो यहाँ पर अपवाद में क्या है, अपवाद में है कि चीन और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार बना रहेगा, व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन दो चीज़ को छोड़ दिया उसने, बोला कि ठीक है चीन और चाय में तुम्हारा बहुत पैसा लगा हुआ है, तो इस क्षेत्र में अन्य लोग व्यापार करने लगे, सही में तुम्हारा लॉस हो जाएगा। तो सरकार ने इनको चीन और चाय पर इनका एक अधिकार को छोड़ दिया, बाकी सारा व्यापारिक अधिकार इनका ख़त्म कर दिया। एक बात याद रख लेना, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। दूसरा जो बात है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात है, और एक चीज़ जान लीजिए, इसका एक एक बात आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण है, आपको बता देते हैं। दूसरा इसमें कहा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया हम खर्चा करेंगे भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे, 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात इसमें की गई। यानी पूछे कि किस एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात ब्रिटेन की सरकार के द्वारा की गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। एक्चुअली में ये कोई भारत के लिए भलाई नहीं कर रहे थे ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की सरकार, ये नहीं चाह रहे थे कि भारत में शिक्षा का विकास हो, यहाँ का लोग पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं था, उनका अपना लाभ था। अब देखो, कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी तो बहुत सारे क्लर्कियल काम होते थे, लेखा जोखा छोटे छोटे काम होते थे, और ब्रिटेन से अगर हम वो लोग क्लर्क मंगवाते थे काम करने के लिए तो बहुत पैसा देना होता था उनको, ठीक है, बहुत पैसा खर्चा होता था। तो अंग्रेज सोचे क्यों ना हम भारतीयों को ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें और उन्हीं से कलर का काम लें, पैसा भी बच जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो अंग्रेज अपने सोच कर ये बात किए थे। तो अंग्रेज हमेशा अपना प्रॉफिट सोचते थे साहब, कभी भारत के प्रॉफिट के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। तो शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कौन से एक्ट में की गई साहब? तो 1813 के चार्टर एक्ट में की गई। ठीक है, ये एकदम याद रख लेना। तीसरा
तीसरा, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, यानी कि जो ईसाई मिशनरी है उनका क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपके लिए VBI है, ठीक है। यानी कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो यहाँ पर आई और अपना यहाँ पर कार्य शुरू की, ठीक है। चौथे नंबर जो आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट बात है, किन्होंने बोला एक्ट में कि भारत के विज्ञान और साहित्य का विकास होगा। यानी कि भारत में विज्ञान और साहित्य, यहाँ के जो किताबें हैं और जो साहित्य है, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो ये बातें की गई। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जो अगला जो आपको इसमें पढ़ना है, अगला बात जो आपको इसमें पढ़ना है, 5वां नंबर में आपको जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो प्रांतों के गवर्नर थे, ये मान लो कि प्रांत हो गया ये बम्बई, ये हो गया चेन्नई, ये तो गवर्नर जनरल है, वो तो हेड ही है। तो प्रांतों के जो गवर्नर थे, अगर कोई भी वो कानून बनाएंगे तो उनको ब्रिटेन की सरकार से अनुमति लेना होगा। यानी कि अब जो है इनके पावर को थोड़ा कम कर दिया गया। यानी कि जो प्रांत के जो गवर्नर थे, इनको कोई भी अगर कानून बनाएंगे तो उनको ब्रिटेन की संसद से क्या लेना होगा, अनुमति लेना होगा। तो इसको भी जान लेना। प्रांतों के गवर्नर को, ब्रिटेन के प्रांतों के गवर्नर को कानून बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार से अनुमति लेना होगा। ब्रिटेन की सरकार से अनुमति लेना होगा। जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इस एक्ट को आपको जितना भी हम बोलें उतना आप समझ लीजिए कम है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। और आपको बताया भी कि कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। दरोगा में यहाँ से 1-2 बार नहीं, 2-3 बार यहाँ से प्रश्न इसी केवल एक्ट से पूछ लिया है। तो आपको ध्यान देना है, और जो हम बात बोल रहे हैं उसको एकदम आप समझ लो कि एकदम दिमाग में इसको बैठा लेना आप, ठीक है। आगे जो है एक बात और याद रखिएगा, एक और बहुत बड़ा बात जो है आपको जो है किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत आप अच्छा किताब पढ़ोगे तो आपको जानकारी होगा। इसमें क्या कहा गया कि पहले क्या होता था सर, कि जो भारत में गवर्नर होते थे, प्रांतों के जो गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल जो होते थे, और जो सेना का जो हेड होता था, इन सब का जो नियुक्ति होता था वो ब्रिटेन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही करती थी। तो यहाँ पर सरकार ने एक अलग ही बात जोड़ दिया और बोला कि भाई साहब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी आप VBI में रखना। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का जो था वो गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो गवर्नर जनरल, गवर्नर जो प्रांतों के गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर तथा सेनापति, इन सब का नियुक्ति अब ब्रिटेन की सरकार करेगा। अब कौन करेगा, तो ब्रिटेन की सरकार करेगा। तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार ने अपने कब्जे में लेना क्या किया, शुरू कर दिया। तो आप इस तरीके से आप देखो 1813 का चार्टर एक्ट जो है
आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट हम बताए हैं, ध्यानपूर्वक एक बार रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहला क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय पर जो उसका एकाधिकार था वो बना रहा। दूसरा क्या रहा, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। तीसरा में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ये सब बात याद रख लेना। और यहाँ पर जो है विज्ञान और साहित्य का विकास का भी बात किया गया। और प्रांतों के गवर्नर को कानून बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार से अनुमति लेना पड़ा ये एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल को प्रांतों का गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर तथा सेनापति, इन सब का नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटेन की सरकार। तो इस एक्ट को भाई आप एकदम याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। आज हम इतना ही पर इसको हम छोड़ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्ट को पूरा ख़त्म करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही है कि आपको अच्छा कंटेंट दे और हमारे वीडियो के माध्यम से आपका जो कन्फ्यूज़न हो वो हम दूर करें, ठीक है। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और खूब मन लगाकर पढ़िए। गुड नाइट।